Hi guys, so welcome to the next part of the lecture on chapter number 2 from your Avinash Dikshit book. And the name of the chapter is How to Think About Strategic Games. So we talked about different ways of classifying the games. We also understood what is the meaning of decision, what is the meaning of a strategic game. Today we will be discussing few of the definitions which can come as a part of maybe writing a short note about something. So we will just try to understand the basics of the definition. Okay. So there are few concepts. The first concept is strategy. पहला कॉन्सेप्ट है स्ट्रैटेजी. सो लेट मी फर्स्ट डिफाइन इट एंड देन आई विल गिव यू सम एग्जांपल्स बेस्ड ऑन दैट. सो स्ट्रैटेजी का मतलब क्या होता है? इट इज अ कंप्लीट प्लान ऑफ एक्शन जो कि एक कोई भी एक प्लेयर फॉलो करता है. दैट अ प्लेयर विल फॉलो इन अ गेम. And also when he is deciding what he'll do, he'll take all possible scenarios into consideration. So accounting for all possible scenarios and the choices they might face. तो स्ट्रैटेजी का मतलब ये होगा कि आप गेम शुरू होने से पहले डिसाइड कर लोगे कि मैं ये पॉसिबल एक्शंस खेल सकती हूँ डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ गेम इट इज, वेदर इट्स अ सीक्वेंशियल गेम और वेदर इट्स अ साइमल्टेनियस गेम. ठीक है. सो इट इन्वॉल्व्स डिसाइडिंग in advance what to do in every possible contingency. And hence making it a thorough and well-defined plan of behavior in the game. Okay. So this is the definition of strategy. So let me just give you one example. एक मैं simultaneous game का example दे दूंगी आपको. और एक हम लोग सीक्वेंशियल गेम की बात कर लेंगे. तो प्रिजनर्स डिलेमा एक गेम था. ठीक है. प्रिजनर्स डिलेमा एक गेम है जिसमें देयर आर टू प्लेयर्स. लेट्स से प्लेयर वन. तो प्लेयर वन के क्या पास क्या ऑप्शंस हैं? या तो वो शांत रहे, क्वाइट, या फिर और स्पीक अप. ये दो प्लेयर वन की स्ट्रैटेजीज हो गई. ये इसकी स्ट्रैटेजी है. आइदर यू आर क्वाइट और यू आर स्पीकिंग अप. सिमिलरली जो दूसरा प्लेयर है, प्लेयर टू, जो दूसरा प्रिजनर है, उसके पास भी दो ऑप्शन है, दो स्ट्रैटेजीज हैं. वेदर ही विल बी क्वाइट और ही विल स्पीक अप. तो अगर मैं स्पीक अप को एस से रिप्रेजेंट करती हूँ और क्वाइट को क्यू से रिप्रेजेंट करती हूँ, तो प्लेयर वन की स्ट्रैटेजी क्या होगी? आप इस तरीके से लिख सकते हो
कि या तो वो क्यू खेलेगा या फिर एस खेलेगा। तो ये पॉसिबिलिटी सारी लिख दी हमने। सिमिलरली प्लेयर टू की स्ट्रैटेजीज कैसे हो गई, क्या हो गई, कि वो या तो क्वाइट रहेगा या फिर वो स्पीक अप करेगा। इस तरीके से आप स्ट्रैटेजीज लिख सकते हो, ठीक है। ऑल्दो अभी आपको टेक्निकल टर्म्स में नहीं जाना है कि कैसे लिखना है, क्या लिखना है, यू जस्ट अंडरस्टैंड द बेसिक मीनिंग ऑफ इट। अब ये तो हो गया एक साइमल्टेनियस गेम। अब इसी तरीके से एक सीक्वेंशियल गेम हो सकता है। जैसे मान लो प्लेयर वन पहले चलेगा और वो ए और बी में से कुछ डिसाइड करेगा कि या तो उसको ए चलना है या उसको बी चलना है। जैसे ये प्लेयर चल देता है उसके बाद प्लेयर टू का नंबर आता है और उसको यहाँ पे डिसाइड करना होता है कि वो सी या डी चलेगा, या फिर उसको यहाँ पे डिसाइड करना है लेट्स से ई या एफ चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्लेयर वन की जो स्ट्रैटेजीज हैं, प्लेयर वन को क्या क्या ऑप्शंस हैं कि या तो ए चलना है या तो बी चलना है। प्लेयर वन की स्ट्रैटेजीज क्या हो गई, या तो ए चलना या फिर बी चलना। अब यहाँ पे प्लेयर टू की स्ट्रैटेजीज क्या होंगी। प्लेयर टू को हमने जैसे बोला था कि स्ट्रैटेजी में आपको क्या बताना होता है, एवरी पॉसिबल स्टेप दैट यू कैन टेक, राइट। तो अगर प्लेयर वन ने ए चला तो प्लेयर टू क्या क्या चल सकता है, एंड अगर प्लेयर वन ने बी चला तो प्लेयर टू क्या क्या चल सकता है, वो सब कुछ आपको बताना पड़ेगा। तो अगर प्लेयर वन ने ए चला तो हो सकता है प्लेयर टू सी चले, और प्लेयर वन ने बी चला तो हो सकता है ये इंसान ई खेले। तो सी कॉमा ई एक स्ट्रैटेजी हो गई जो मुझे क्या बताएगी कि ए खेला जाएगा। पहला टर्म, पहली चीज क्या बताएगी, जो ए खेलने पे खेला जाएगा, और ई क्या बताएगा, जो बी खेलने पे खेला जाएगा। तो ऐसे अब इसके पास कितनी पॉसिबिलिटीज हो गई, या तो वो सी एफ खेलेगा, या फिर वो डी ई खेलेगा, या फिर वो डी एफ खेलेगा। तो आपने हर पॉसिबल कंटिंजेंसी के लिए चीजें अकाउंट करी हैं, उसको हम लोग स्ट्रैटेजी बोलेंगे। कि आपको ये भी बताना पड़ेगा कि अगर ए खेला गया तो आप इन दोनों में से क्या चूज करोगे, और अगर बी खेला गया तो आप इन दोनों में से क्या चूज करोगे। तो आपकी चार डिफरेंट स्ट्रैटेजीज हो गई, ठीक है। प्लेयर वन की स्ट्रैटेजी दो थी, प्लेयर टू के लिए चार पॉसिबल स्ट्रैटेजीज हो गई। सो स्ट्रैटेजी इज नथिंग बट अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल एक्शंस दैट यू कैन टेक, ठीक है। तो ये हमारी डेफिनेशन हो गई स्ट्रैटेजी की। All right. Moving on, the next concept that we have is regarding payoffs. Payoffs. ठीक है। पे ऑफ, अब पे ऑफ का क्या मतलब है। पे ऑफ का मतलब होता है कि दिस इज नथिंग बट अ न्यूमेरिकल वैल्यू। एक नंबर होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू, जो क्या बताएगी, ये बताएगी कि प्लेयर को कितनी यूटिलिटी मिल रही है, उसको कितनी खुशी मिल रही है, मे बी उसको कितनी मनी मिल रही है, थिंग्स लाइक दैट। सो इट्स अ न्यूमेरिकल वैल्यू विच इज एसोसिएटेड with the outcome of a game for a player, for a player representing player's satisfaction, कि प्लेयर को कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, या फिर यू कैन से यूटिलिटी, या फिर यू कैन से बेनिफिट that is derived from that outcome, from that outcome। तो ये बेसिकली एक नंबर है जो क्वांटिफाई कर देता है कि प्लेयर को कितना गेन हो रहा है, प्लेयर को कितना लॉस हो रहा है, डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट पॉसिबल स्ट्रैटेजीज दैट आर बीइंग प्लेड। तो जैसे फॉर एग्जांपल, एक बहुत बढ़िया एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे कि मान लो एक दो प्लेयर हैं, ठीक है। लेट्स से देयर इज अ हस्बैंड एंड देन देयर इज अ वाइफ, ठीक है। दे वांट टू स्पेंड सम टाइम टुगेदर। तो इनके पास दो ऑप्शन है, दो एक्टिविटीज हैं, या तो वो डांसिंग के लिए जाएंगे या फिर वो बॉक्सिंग के लिए जाएंगे, ठीक है। वाइफ के पास भी दो ही ऑप्शन है, या तो वो डांसिंग के लिए जाएंगे या फिर वो बॉक्सिंग के लिए जाएंगे।
ठीक है। तो दोनों की प्रेफरेंसेस या दोनों की जो प्रेफरेंसेस हैं वो किस तरीके से हैं कि दोनों साथ में टाइम बिताना चाहते हैं। अगर दोनों अलग अलग एक्टिविटीज में गए तो दोनों को बेनिफिट नहीं है, दे आर सैड अबाउट इट। ठीक है। बट वाइफ लाइक्स डांसिंग मोर एंड हस्बैंड लाइक्स बॉक्सिंग मोर। तो let's say if both of them go dancing, they are happy that they are spending some time, and wife is more happy that she's spending time with the husband and also getting to do her favorite activity. Okay. But if let's say one person goes for dancing, one person goes for boxing, they will be sad because they are not able to spend some time together. ठीक है। तो वाइफ क्या चाहती है? वाइफ की अगर हम लोग ये प्रेफरेंसेस देखें तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि दोनों बॉक्सिंग के लिए गए। एक सो फर्स्ट विल रिप्रेजेंट द वाइफ प्रेफरेंस, ये सेकंड रिप्रेजेंट्स व्हाट द हस्बैंड इज डूइंग। या फिर दोनों डांस के लिए गए, या फिर वाइफ बॉक्सिंग के लिए चली गई, हस्बैंड डांसिंग के लिए चला गया, या फिर हस्बैंड वाइफ वेंट फॉर डांसिंग, हस्बैंड वेंट फॉर बॉक्सिंग। तो वाइफ को जो है ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कि वो अलग अलग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो। तो ये दोनों ही एक्टिविटीज उसके लिए बराबर है और वर्स हैं। ठीक है। मतलब ये उसको पसंद नहीं है। उसके अलावा फिर कौन सी एक्टिविटी उसको पसंद है जहां पे वो साथ में टाइम स्पेंड करे, या तो बॉक्सिंग के लिए साथ में जाए या डांसिंग के लिए साथ में जाए। अब इन दोनों में से वाइफ को सबसे ज्यादा क्या पसंद है? अगर सबसे ज्यादा पसंद है डांसिंग, उसकी फेवरेट एक्टिविटी डांसिंग है, लेस फेवरेट एक्टिविटी बॉक्सिंग है। तो जो उसको बॉक्सिंग बॉक्सिंग में बेनिफिट मिल रहा है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू अलग अलग जाना, एंड उससे भी ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है डांसिंग डांसिंग में जाने में। तो ये जो वाइफ है इसकी प्रेफरेंसेस हो गई कि इन दोनों को वो इक्वली रेट करती है। उससे बेटर है ये करना, उससे बेटर है ये करना, ये उसके लिए सबसे बेस्ट चीज है। तो अगर हम इन एक्टिविटीज को नंबर दें, कोई भी नंबर दे सकते हैं, उस नंबर का पर्टिकुलर कोई रेलेवेंस नहीं है कि ये नंबर 2 ही क्यों है, 3 ही क्यों है, बस हमें रैंकिंग मेंटेन करनी है। तो ये मान लो हम इनको नंबर दे देते हैं यहाँ पे 1। लेट्स से यहाँ पे आप नंबर 1 दे सकते हो या 0 दे सकते हो कि कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है इन दोनों एक्टिविटीज को। वाइफ 0 नंबर देती है, इसको 1 नंबर देती है, इसको 2। जितना बड़ा नंबर उतनी ज्यादा फेवरेबल एक्टिविटी। तो ये नंबर हमें क्या बताएगा कि आउट ऑफ डी डी एंड बी बी वाइफ प्रेफर्स डी डी मोर, शी लाइक्स डांसिंग डांसिंग मोर। अब सिमिलर तरीके से हस्बैंड की प्रेफरेंसेस को भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है? पे ऑफ्स हैं। पे ऑफ, यही पे ऑफ है। दीज आर द पे ऑफ्स दैट आर एसोसिएटेड विद दीज 4 पॉसिबल आउटकम। ये क्या है? आउटकम की एंड में गेम के क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, उसमें वाइफ को अलग अलग पे ऑफ्स जो मिलेंगे वो ये होंगे। सिमिलरली हस्बैंड जो है, ही डजंट लाइक डूइंग सेपरेट एक्टिविटीज, ही लाइक्स डांसिंग लेसर देन गोइंग फॉर बॉक्सिंग। तो उसको बॉक्सिंग ज्यादा पसंद है, और ये और भी ज्यादा होगा, और ये दोनों पे वो बराबर है। तो हम एक नंबर यहाँ पे भी एसोसिएट कर सकते हैं कि यहाँ पे पे ऑफ 0 मिल रहा है, यहाँ पे जो बेनिफिट है वो 0 है। लेट्स से यहाँ पे बेनिफिट 1 है, यहाँ पे उसको जो बेनिफिट मिल रहा है वो 2 है। इस तरीके से आप रिप्रेजेंट करते हो। सो दीज आर द पे ऑफ्स, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू जो बताएगी कि किसको क्या एक्टिविटी पसंद है। ठीक है। तो इसको अगर आप टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, तो वाइफ अगर डांसिंग डांसिंग में जाएगी तो उसको बेनिफिट मिलेगा 2 का, और हस्बैंड को बेनिफिट मिलेगा 1 का। डांसिंग 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 और बॉक्सिंग में गए तो दोनों को 0 0 बेनिफिट मिल रहा है। यहाँ पे भी 0 0। बॉक्सिंग बॉक्सिंग में हस्बैंड इज गेटिंग 2, वाइफ इज गेटिंग 1। तो ये एक तरीका होता है अलग अलग आउटकम्स के बेसिस पे पे ऑफ्स का यूज करके चीजों को रिप्रेजेंट करना। ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पे ऑफ, कि गेम के जो आउटकम है, आउटकम मतलब एंड में जहां पे गेम खत्म हो जाता है। तो ये डांसिंग डांसिंग चूज करना इज वन आउटकम, डांसिंग बॉक्सिंग चूज करना इज अनदर आउटकम, बॉक्सिंग डांसिंग इज अनदर आउटकम, बॉक्सिंग बॉक्सिंग इज अनदर आउटकम। उन आउटकम से एसोसिएटेड प्लेयर्स के जो न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं
जो सेटिस्फैक्शन, बेनिफिट या यूटिलिटी रिप्रेजेंट करे, उसको हम लोग पे ऑफ बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई नॉर्मल सिचुएशन। कई बार क्या होता है, देर आर सम अनसर्टेनिटीज इन्वॉल्व। सो लेट्स से आप कोई एक गेम खेल रहे हो जिसमें ऐसी सिचुएशन है कि देर इज सम अनसर्टेनिटी। तो जैसे मान लो आप बोलोगे कि भाई 75% चांस है कि आपको जो पे ऑफ मिलेगा वो जीरो होगा, एंड 25% चांस है कि आपको जो बेनिफिट मिलेगा वो मान लो 100 रुपये मिलेंगे। लेट्स से रुपीज 100 मिल रहे हैं 25% चांस के साथ, एंड कोई रुपीज नहीं मिल रहे, 0 रुपीज मिल रहे हैं 75% चांस के साथ। अगर मान लो इस तरीके की सिचुएशन है, तो वहां पे हम लोग पे ऑफ की जगह एक्सपेक्टेड पे ऑफ का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। और ये वही कॉन्सेप्ट है जो हम लोग स्टैटिस्टिक्स में यूज करते हैं। तो आप एक्सपेक्टेड पे ऑफ निकालोगे तो क्या करोगे, आपको जीरो बेनिफिट मिल रहा है विद प्रोबेबिलिटी 3/4, 75% इज 3/4, प्लस यू आर गेटिंग अ बेनिफिट ऑफ 100 विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/4। सो व्हाट इज द एक्सपेक्टेड पे ऑफ, यू गेट 25। तो एक्सपेक्टेड पे ऑफ का कॉन्सेप्ट भी होता है। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी कैन हैव अ पे ऑफ। ये पे ऑफ हमें आगे जाके बहुत और अलग अलग चीजों में हेल्प करेंगे। सो दैट इज समथिंग दैट वील डू लेटर ऑन। ओके, सो ये हमारी डेफिनेशन हो गई पे ऑफ की। तो हमने स्ट्रैटेजी समझ लिया, ऐसे ही हमने पे ऑफ समझ लिया। अब इसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है रैशनैलिटी का। रैशनैलिटी, अब रैशनैलिटी का मतलब क्या है? इसका सिंपल मतलब ये होता है कि जो आप क्या अज्यूम करते हो कि पीपल एंड द प्लेयर्स आर रैशनल। रैशनल का मतलब ये नहीं है कि वो सेल्फिश है, रैशनल का मतलब ये है कि जो उनके लिए बेस्ट है, वो एक्टिविटी, वो स्ट्रैटेजी जो उनको बेस्ट पे ऑफ देगी, जो उनके लिए मैक्सिमम पॉसिबल पे ऑफ दे पाएगी, वो वही चलने की कोशिश करेंगे। ठीक है, so what does this mean? It refers to the assumption that the players are perfect calculators, मतलब वो परफेक्ट तरीके से चीजें कैलकुलेट करेंगे, and flawless followers of the strategies that best serve their interest। जो उनके इंटरेस्ट को सर्व करेगा, वो स्ट्रैटेजी खेलना पसंद करेंगे। that best serve their interests, मतलब एवरी प्लेयर, तो इसका मतलब ये भी है दैट ईच प्लेयर each player has the ability to calculate and follow the optimal strategy, मतलब the best strategy to achieve the highest payoff। कि वो ही स्ट्रैटेजी खेलना चाहेंगे जो उनको हाईएस्ट पे ऑफ दे। ठीक है, सो जो रैशनल प्लेयर्स हैं वो क्या करेंगे, दे विल मैक्सिमाइज देयर पे ऑफ्स and pursue the best strategy that serves their own interests। ठीक है, सो दैट इज समथिंग दैट इज मेंट बाय रैशनैलिटी। ये मतलब होता है रैशनैलिटी का।
रैशनैलिटी का मतलब ये नहीं है कि प्लेयर सेल्फिश हैं। मतलब अगर आपको दूसरों को खुश देख के अच्छा लगता है, आपकी यूटिलिटी दूसरों की खुशी पे डिपेंडेंट है, तो आप उस चीज को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करोगे। सो रैशनैलिटी का कहीं पे भी मतलब सेल्फिशनेस से आप एसोसिएट मत करना, ठीक है। ऑल राइट। सो ये दूसरा कॉन्सेप्ट हो गया रैशनैलिटी का। अब एक और कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास जिसको बोलते हैं कॉमन नॉलेज ऑफ रूल्स। कॉमन नॉलेज ऑफ रूल्स। तो हम लोग जब भी कोई गेम में प्रोसीड करते हैं तो हमारी कुछ बेसिक अजम्पशन होती है, और वो अजम्पशन ये होती है कि लेट्स से ऑल प्लेयर्स अंडरस्टैंड एंड रिकॉग्नाइज द रूल्स ऑफ द गेम, कि लोगों को समझ में आ चुका है गेम के रूल्स क्या है, ठीक है। एंड रिकॉग्नाइज द रूल्स ऑफ द गेम। एंड ये अंडरस्टैंडिंग क्या है? ये सबके अंदर अंडरस्टैंडिंग है कि हाँ सबको पता है, ठीक है। एंड दिस अंडरस्टैंडिंग इज शेयर्ड इज शेयर्ड among them at a fundamental level। ठीक है। तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपको गेम के रूल पता है, इसका मतलब ये भी है कि आपको पता है कि दूसरे को गेम के रूल पता है, और दूसरे को भी पता है कि आपको पता है कि उसके उस so okay, so let me rephrase it again. So what does this mean? This means that there is a mutual awareness that ऑल प्लेयर सब प्लेयर को रूल पता है। और मैं अगर एक प्लेयर हूं तो मुझे पता है कि दूसरे इंसान को गेम के रूल पता है, और दूसरे इंसान को ये पता है कि मुझे पता है कि उसको गेम के रूल पता है। ये कॉमन नॉलेज है। सो इफ एनीबडी ऑफ यू हैज वॉच फ्रेंड्स, सो यू नो वी नो, आई नो दैट यू नो दैट आई नो, यू अंडरस्टैंड दैट रेफरेंस। अगर आपने वो एपिसोड देखा है सो यू विल डेफिनेटली एसोसिएट विद दैट। सो इसको बोलेंगे दिस इज अ कॉमन नॉलेज, कि हम सबको पता है कि सबको क्या क्या पता है, ठीक है। इट एक्सटेंड्स बियॉन्ड जस्ट इंडिविजुअल अवेयरनेस। Ensure that everyone knows that others are aware of the rule as well। तो गेम के रूल में क्या क्या चीजें आती हैं? पहली चीज आती है लिस्ट ऑफ प्लेयर्स, कि कौन कौन प्लेयर्स हैं ये सबको पता है, और सबको पता है कि सबको पता है। सबका सबको पता होना काफी नहीं है, सबको ये पता होना कि सबको पता है वो इंपॉर्टेंट है। उनके पास क्या क्या स्ट्रैटेजीज हैं अवेलेबल टू ईच प्लेयर। ठीक है। तीसरी चीज, व्हाट आर द पे ऑफ्स फॉर ऑल पॉसिबल आउटकम्स। And also that people are rational, that the assumption that
each player acts as a rational maximizer of their payoffs. ये rules of the game है. These are the components of game rules. Okay. So common knowledge का मतलब है कि there is a mutual understanding, mutual awareness that everybody is well aware of the rules and everybody is aware that everybody knows the rules. ठीक है? This is very important. All right. Okay, so this is another definition, common knowledge of rules. What is the next concept? Next concept is the concept of equilibrium. अच्छा, अब equilibrium का क्या मतलब होता है? आगे जाके जब आप गेम थियरी में माइक्रो में और आगे गेम थियरी करोगे, यू विल आल्सो हैव अ पेपर कॉल्ड गेम थियरी. So what are you going to study over there? That will be a concept of Nash equilibrium. So let me just briefly tell you what is the meaning of equilibrium. All right. So moving on to equilibrium. Now, what is equilibrium? It is a state. General definition क्या कह सकते हैं? It's a situation or a state where all the players, हर player क्या कर रहा है? All the players are using the strategies that are best response, to the strategies of other players. And what does that mean? No player will have an incentive to unilaterally change their strategy because doing so would not result in a better payoff. अब ये डेफिनेशन थोड़ी सी पढ़ के आपको बहुत टेक्निकल लगेगी. मैं एक एक करके सारी चीजें समझा देती हूँ. तो इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट जो है, इक्विलिब्रियम एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे हम क्या बोल रहे हैं कि बाकी लोग जो खेल रहे हैं ना, बाकी प्लेयर जो भी खेल रहा है, उसको गिवन मान के, उसको फिक्स मान के प्लेयर क्या करता है, जो उसके लिए बेस्ट है वो खेलता है. और हर प्लेयर इसी तरीके से सोच रहा है. और किसी भी प्लेयर को वो जो स्ट्रैटेजी खेल रहा है उसके अलावा कुछ और खेलने का इंसेंटिव नहीं है. क्यों? क्योंकि गिवन बाकी प्लेयर जो भी खेल रहे हैं, अगर वो उस स्ट्रैटेजी से डिविएट करता है तो उसका जो पे ऑफ है वो बढ़ेगा नहीं, वो एक बेटर सिचुएशन में नहीं जाएगा. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था ये वाला, जहां पे दिस इज द गेम दैट वी आर डूइंग. तो जैसे सपोज अगर मैं बता दूं कि हस्बैंड इज प्लेइंग डांसिंग, हस्बैंड गोज फॉर डांसिंग. अगर हमने फिक्स कर दिया कि भाई हस्बैंड जो है वो डांस के लिए ही जाएगा, तो आपने अदर प्लेयर की स्ट्रैटेजी फिक्स कर दी. अभी हस्बैंड इज द अदर प्लेयर, ठीक है. एंड लेट्स से दूसरी स्ट्रैटेजी, वाइफ भी जा रही है डांसिंग. तो हम बस ये देखना चाहते हैं कि ये जो प्रोफाइल है डांसिंग डांसिंग, क्या ये एक्विलिब्रियम है या नहीं. तो आप क्या सोचोगे? आप ये देखोगे कि गिवन दैट हस्बैंड इज गोइंग फॉर डांसिंग, व्हाट डज द वाइफ वांट्स टू डू. तो अगर हस्बैंड डांसिंग कर रहा है तो वाइफ क्या करना चाहेगी? अगर वाइफ बॉक्सिंग के लिए गई तो उसको पे ऑफ मिलेगा 0. अगर वाइफ डांसिंग के लिए गई तो उसको पे ऑफ मिलेगा 2.
तो वो क्या करना चाहेगी, वो डांसिंग ही करना चाहेगी। एंड गिवन कि अगर वाइफ डांसिंग जा रही है तो हस्बैंड क्या करना चाहेगा। अगर वाइफ की स्ट्रैटेजी फिक्स कर दी जाए तो हस्बैंड बॉक्सिंग तो नहीं जाना चाहेगा, क्योंकि अगर वो बॉक्सिंग जाएगा तो हस्बैंड को पे ऑफ मिलेगा 0, और अगर वो डांसिंग जाएगा तो उसको पे ऑफ मिलेगा 1। तो ये कैसी सिचुएशन हो गई कि गिवन दूसरे प्लेयर की स्ट्रैटेजी, वाइफ डांसिंग ही चूज करना चाहती है। वो यूनिलैटरली का मतलब क्या होता है कि गिवन द स्ट्रैटेजी ऑफ अदर प्लेयर डू यू वांट टू डिविएट, क्या आप कुछ और स्ट्रैटेजी खेलना चाहते हो। तो हमने क्या देखा कि वाइफ तो डांसिंग ही जाना चाहती है, एंड गिवन द स्ट्रैटेजी ऑफ डांसिंग बाय वाइफ, हस्बैंड ऑल्सो वांट्स टू गो फॉर डांसिंग एंड नॉट बॉक्सिंग। तो ये जो डांसिंग डांसिंग स्ट्रैटेजी प्रोफाइल है, स्ट्रैटेजी प्रोफाइल बोलते हैं जब आप दोनों की स्ट्रैटेजीज को एक साथ लिख देते हो, ये क्या है, दिस इज एन इक्विलिब्रियम। दिस इज एन इक्विलिब्रियम वाई। अब इस स्टेटमेंट को दोबारा पढ़ना कि इक्विलिब्रियम का डेफिनेशन क्या है। This is a state where all the players are using the strategy that is the best response to the strategy of other player. दूसरे प्लेयर की जो स्ट्रैटेजी थी उसका बेस्ट रिस्पॉन्स है। तो हस्बैंड का डांसिंग जाने का बेस्ट रिस्पॉन्स है वाइफ का डांसिंग जाना, एंड वाइफ के डांसिंग जाने का बेस्ट रिस्पॉन्स है हस्बैंड का डांसिंग जाना। और किसी भी प्लेयर को कुछ और करने का यूनिलैटरली, मतलब कि दूसरा इंसान की स्ट्रैटेजी फिक्स रखो और आप डिविएशन करना चाहते हो, आप कुछ किसी और स्ट्रैटेजी पे खेलना चाहते हो, तो उसको कोई इंसेंटिव नहीं है, बिकॉज उससे उसको बेटर पे ऑफ नहीं मिल रहा है। तो जैसे मान लो अगर मैं आपसे ये सवाल पूछती कि क्या ये स्ट्रैटेजी जहां पे, क्या ये स्ट्रैटेजी जहां पे लेट्स से husband is going for dancing and the wife is going for boxing, husband is going for dancing, wife is going for boxing, क्या ये एक इक्विलिब्रियम है। तो हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि अगर हस्बैंड डांसिंग जा रहा है तो वाइफ बॉक्सिंग छोड़ के अगर डांसिंग पे जाती है तो उसका पे ऑफ 0 से लेके 2 पे चला जाता है। तो उसको इंसेंटिव है डिविएट करने का। तो बॉक्सिंग डांसिंग इज नॉट एन इक्विलिब्रियम, राइट। एंड सिमिलरली वाइफ बॉक्सिंग जा रही है, हस्बैंड डांसिंग जा रहा है, तो गिवन द स्ट्रैटेजी ऑफ वाइफ, हस्बैंड ऑल्सो वॉन्ट्स टू गो फॉर बॉक्सिंग, क्योंकि उसको 0 के बजाय फिर 2 पे ऑफ मिलेगा। तो दे हैव एन इंसेंटिव टू डिविएट। तो जब आप इस केस में इक्विलिब्रियम देखोगे तो डांसिंग डांसिंग एंड बॉक्सिंग बॉक्सिंग दोनों आपको इक्विलिब्रियम मिलेंगे, ठीक है। तो ये हमारी इक्विलिब्रियम डेफिनेशन होती है। अभी के लिए इन टर्म्स ऑफ टेक्निकलिटीज ओनली दिस मच यू हैव टू अंडरस्टैंड। आगे जाके और भी टेक्निकलिटीज हैं इस कॉन्सेप्ट में, बट वी डोंट नीड टू गेट इनटू ऑल ऑफ दैट, ठीक है। तो हर प्लेयर क्या खेल रहा है, गिवन द स्ट्रैटेजीज ऑफ अदर प्लेयर द प्लेयर इज चूजिंग द थिंग दैट इज बेस्ट फॉर हिम और हर, ठीक है। सो equilibrium describes the outcome of rational players strategies interacting, okay। and what are we saying, each player, हर player क्या कर रहा है, each player, each player's strategy is optimal given, वो अपनी बेस्ट स्ट्रैटेजी खेल रहे हैं, given the strategies of other players, given the strategies chosen by others, okay। So this is something that we have. अब जब आप गेम थियरी आगे जाके पढ़ोगे इन डिटेल,
in let's say semester 5 you will be doing a proper game theory course. So वहां पे आप इन डिटेल सारी चीजों के बारे में चीजें समझोगे। तो गेम थियरी में जो अलग अलग गेम्स आप देखोगे उनकी बहुत सारी प्रेडिक्शंस होंगी। ठीक है। अब ये प्रेडिक्शंस रियल वर्ल्ड में कितनी एप्लीकेबल है, इसको दो तरीके से जज किया जा सकता है। या तो आप चीजों को ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्वेशन, कि अगर नेचुरली कुछ ऐसी सिचुएशन है जो एक गेम के फॉर्मेट में आ पा रही है, तो या तो आप उसके रिजल्ट को ऑब्जर्व करो, या फिर आप क्या कर सकते हो, यू कैन ऑल्सो डू एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंटेशन लाइक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट्स में, कंट्रोल्ड कंडीशंस में, लैब्स में लोगों के साथ इस तरीके के एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, क्लासरूम में गेम्स खेल सकते हो, एंड सी कि वो रियल वर्ल्ड में किस तरीके के रिजल्ट लेके आ रहे हैं। जो हम लोग थियोरेटिकली एनालाइज कर रहे हैं, क्या वो मैच होते हैं विद व्हाट इज हैपनिंग इन द रियल वर्ल्ड। तो जब आप ऐसी चीजें करते हो तो कुछ प्रिडिक्शंस, कुछ थियोरेटिकल प्रिडिक्शंस रियल आउटकम से मैच करती हैं और कुछ मैच नहीं करती हैं। ठीक है। So that is something that you will go on and discuss later on. But for now, these are some of the concepts that can be relevant for you. And as far as the exam is concerned, you can be asked the definitions of these and just some general discussion. Mostly write a short note on all these definitions. So these kind of problems or questions can be expected from this part. Okay. So we conclude this particular chapter, chapter number 2, from the unit number 4. There is one chapter which is left from unit number 4, which is theory of consumer choice, which is a very interesting chapter, which has newly been added in this particular year only. So we will also be doing that as well. Okay. So yeah. All right. Thank you so much. Hope this was helpful. Take care.